नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित, और जनहित में आज बात करेंगे मानवता पर संकट की। अग्नि के 7 फेरे लेकर जन्म जन्म का साथ निभाने की कस्में खाकर विवाह के बंधन में बंधने वाले कलयुगी पति ने कुछ रुपयों के खातिर अपनी पत्नी की न केवल इज्जत दांव पर लगा दी, बल्कि कर्ज की रकम के बदले पत्नी को दूसरे व्यक्तियों से अवैध संबंध बनाने को मजबूर करने लगा। पत्नी के ना मानने पर उसको जमकर पीटा। इतना ही नहीं, हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर भी डंडे से घाव कर दिया। कलयुगी पति की यह हृदय विदारक घटना है रामपुर के केमरी थाना क्षेत्र की। महिला अपने दुख भरी दास्तान को लेकर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर आला अधिकारी से गुहार लगाने पर उसे रिपोर्ट दर्ज कराने का आश्वासन मिला। इस विषय पर पीड़ित महिला अनीता ने बताया, मेरे साथ यह हुआ, मेरे घर वाले दारू पीकर आए थे और 2 आदमियों को साथ लेकर आए थे और मेरे घर पर 2 आदमी बैठे हुए थे दारू पिए हुए। मैं घर पर गई तो एक आदमी को घर में ढकेल दिया और मेरे साथ गलत संबंध बनाने के लिए कहा। मेरे पति ने जब से मैंने मना किया तो वह आदमी तो चला गया। मैं जानती नहीं थी, मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद मेरे जेठ और जेठानी को पता चला तो मेरी जेठानी ने यह कहकर इसे मारो, अगर नहीं मानती है तो मेरे जेठ ने भी यही कहा और अशब्द कहे। मुझे गांव के लोगों ने आकर बचाया, मेरे बहुत जगह डंडे मारे गए। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, ये आप खुद सुनिए। नहीं था। नहीं तो क्या हुआ पूरा बताइए। मेरे साथ में ये हुआ था। मेरे घर वाले दारू पी के आए थे, 2 आदमियों को साथ लेकर आए थे। मेरे घर पे बैठे थे 2 आदमी, उन दारू पिए हुए थे। रात के 8 बजे मैं घर में गई थी। एक आदमी को घर में ढकेल दिया। मेरे साथ गलत सलूक बनाने के लिए कहा था मेरे पति ने। जब मैंने मना किया था तो वो आदमी तो चले गए थे, मैं जानती नहीं थी, और मेरे साथ मारपीट करी थी। कुछ देर के बाद मारपीट करने के बाद मेरे जेठ को पता चला, मेरे जेठानी को पता चला, सब गांव के लोगों को पता चला, तो मुझे आके बचाया। पर मेरी जेठानी ने ये कहा था कि मालो सारी नहीं मानती है तेरा कहना था, और मेरे जेठ ने भी यही कहा था। हाँ, तो मुझे गांव के लोगों ने आके बचाया। और सर साहब बहुत मारपीट करी थी। जब बचाने के कारण मैं घर में चले गई भाज के, तब भी मेरे साथ मेरे पति ने फिर भी मारा मुझे। जहां तहां डंडे मारे, गलत जगह ने भी मेरे डंडे मार दिए। कहाँ पे डंडे? पेट में भी मारे थे और जहां तहां सब में मारे थे। मेरे पूरे शरीर पे चोटों के निशान भी हैं सर। और ये ऐसा क्यों और करते हैं पति तुम्हारे, क्या हो सर बात बात पे मारते हैं। जब मैं कुछ भी कह देती हूँ तभी मारते हैं, कोई बात समझाने की या कैसे। और जब मैंने थाने में तहरीर लिखाई तो मेरी कोई सुनवाई ना हुई। और जब मेरे मम्मी गया? नहीं, पापा ये मुझे बताइए जो आपने तो ये पति के साथ जो जिसको दोस्त आए थे वो क्या चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे सर, मेरे पति ने बिन से पैसा ले रखे थे, मुझसे ये कह रहे थे गलत संबंध तू बनाएगी, पैसा उतारेगी। तो मैंने मना करने पे मेरे मार तोड़ शुरू कर दी। देखिए, इस संबंध में आवेदक द्वारा थाना कैमरे पर तहरीर दी गई है, उसका चिकित्सीय उपचार कराया गया है। साथ ही साथ प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों की जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु थाना प्रभारी कैमरे को निर्देशित किया गया है। तो सुना आपने पूरा घर किस तरीके से। चर्चा करेंगे इसी में। हमारे साथ श्वेता दुबे है, भाजपा नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता। किरण मिश्रा के पास चलूंगा, श्वेता जी फिर श्वेता जी के पास। किरण जी, इस समाज को हमारे हो क्या गया है? शराब नशा ऐसा नहीं है कि शराब कोई आज ही 10 साल पहले शुरू हुई हो, तो आदिकाल से चली आ रही है। लेकिन घटनाएं जो हैं ये मुझे लग रहा है ये 2000 के दशक से शुरू हुई हैं। इसका क्या उद्देश्य है लोगों का? कैसे लोग इतनी शराब के पीछे पागल से हैं कि शराब के नशे में कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं? इसमें चेहरा आता रहेगा मेरा। तो आपका जो वॉइस डिस्टरबेंस आ रहा है, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाई हूँ। मैम मैं फिर से आप
मुझसे क्या नहीं मैम। प्रश्न पूछने की आवाज बीच में इंटरप्ट कर रही थी। मैम फिर से मैं आपसे सवाल पूछा मैम, ये जिस तरीके से अभी पीड़िता ने भी, हमने पीड़िता का बयान भी सुना, क्यों लगातार वो ये कह रही है कि भाई शराब पी कर आए, 2 लोगों को लेके आए, घर में शराब पी, फिर मुझे कमरे में मैं थी, वहाँ पर आदमी आ गया और उसका तमाम चीज़ें। ये एक वो इशू है जिसको लेकर मुझे लगता है कि लोग पागल हो गए हैं शराब पीने के बाद। लोग तो पहले तो ऐसा नहीं कि शराब कोई आज की चीज़ है, शराब कोई अभी शुरू हो गई हो, लेकिन घटनाओं पे जो वृद्धि आई है 2000 दशक के बाद से आई है कि दारू पी के लोग शराब के नशे में कुछ भी कर रहे हैं, जानवर हो, बच्चे हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और अपनी पत्नी को से आप कर्ज उतरवा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो, लेकिन कर्ज उतारने के लिए आप ये सब कर रहे हो। तो हमारा समाज जा किस ओर रहा है? देखिए, सच में मानवता तो बिल्कुल शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। ये वही देश है जहां कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। कलयुग में मैथिली शरण गुप्त जी शायद बिल्कुल सही लिख गए हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये वही स्थिति आ रही है कि 3 बच्चों को पालने के लिए वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, लेकिन नशे का आदि एक पति जो जुआ भी खेलता है, यानी अवगुणों में उसका कोई कमी नहीं है, और उसका परिवार जो है बजाय इस अबला का साथ देने के उसका साथ दे रहा है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि उसकी जेठानी ने भी कहा मारो। जेठानी शायद ये भूल गई कि वो भी एक महिला है। पहली चीज तो सबसे पहला दंड तो पति को तो छोड़िए, वो उसको तो बाद की बात है, उसको तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, पर जेठानी को तो ये सोचना चाहिए कि वो भी एक महिला है। कल को अगर उनके साथ ऐसा हो रहा होता तो क्या होता? एक तो ये प्रश्न होता है। दूसरी बात ये आती है जो आपने प्रश्न किया कि नशे में व्यक्ति जो है वो भूल जाता है, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ दुर्व्यवहार करता है। नशे में व्यक्ति कुछ नहीं भूलता है सर। अगर भूल रहा होता तो वो अपने घर नहीं पहुंचता, उसे घर याद रहता है, उसे ये याद रहता है कि उसकी पत्नी कौन है। वही दुर्व्यवहार उसने अपनी भाभी या अपनी माँ या अपनी बहन के साथ क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये है कि नशा जो है वो सिर्फ बहाना है। एक्चुअल में जिसको प्रताड़ित करना है उसको ही प्रताड़ित करना है। सीधी बात ये है। नशे में आदमी कुछ भी भूलता नहीं है। वो अपने पैसे कैसे संभाल के ले आता है? वो अपनी साइकिल, अपनी स्कूटर, अपनी बाइक, अपनी घड़ी, अपनी एसेसरीज, अपना मोबाइल कैसे संभाल के ले आता है? अगर वो नशे में है तो सब कुछ भूल जाना चाहिए ना उसे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है विशाल जी। मुझे ऐसा आज तक कोई भी केस नजर नहीं आया कि दारू पीने के बाद आदमी घर ना पहुंचा हो। आदमी अपने ही घर पहुंचा, दूसरे घर में नहीं पहुंचा, पड़ोसी की बीवी के पास नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये है कि नशा मदहोश कर देता है कुछ चीजों, कुछ जगहों पर ऐसा नहीं करता कि वो होश में ही ना रहे और ये सारे कुकृत्य करे। दूसरी बात, कर्जा खुद ले रहे हैं, जुआ खुद खेल रहे हैं, सारे अवगुणों की खान खुद हैं, और कर्जा उतारने के लिए बीवी, वो बीवी जिसने ये कसम खाई थी अग्नि के सामने, अग्नि के साथ फेरे सनम हम तो हुए तेरे, जब हम तुम्हारे हो गए हैं तो तुम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे? विशाल जी, मैं आज एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रही हूँ। एक पिता अपनी जवान बेटी का विवाह एक जवान बच्चे के साथ करता है। क्यों करता है? उसकी बात आती है कि वो पिता अपनी बच्ची को बहुत प्यार से पालता है। उसकी बच्ची जवान होने लगती है और उस पिता के कंधे बूढ़े होने लगते हैं, और वो ये सोचता है कि अभी इस जवान होती हुई बच्ची को मैं कैसे संरक्षित करूंगा, सुरक्षित करूंगा। तो वो एक मजबूत जवान कंधा ढूंढता है और उस मजबूत जवान कंधे पर अपनी उस बेटी की जिम्मेदारी डालता है कि इसकी इज्जत, आबरू, इसके भरण पोषण, इसके सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालता हूँ। वो पति जो वो पिता जो ये सोचकर अपनी बेटी को उसको पति के रूप में, अपनी बेटी के पति के रूप में स्वीकार कर रहा है, उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी का ही वो पति सौदा कर देगा। जिसके लिए उसने इतने मजबूत कंधे को चुना था, वो इतना बेकार कंधा निकला कि वो स्त्री के प्राइवेट पार्ट से ही कमा के खाना चाहता है, धंधा कराना चाहता है अपनी बीवी से, अपना कर्जा उतरवाने के लिए वो उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं छोड़ रहा है। अरे एक बार अपने प्राइवेट पार्ट का दुरुपयोग करके देखे ना वो, अगर हिम्मत है, वो सच में मर्द है तो। नशा करके मर्दानगी दिखाना कोई मर्द नहीं है। और ये सच में मानवता को शर्मसार करने वाली बात है विशाल जी, जो मेरी अंतरात्मा तक हिला गई है। अंतरात्मा तक हिला गई है। इतने तमाम संगठन बने हुए हैं जिनमें हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि पुलिस वालों ने प्रथम दृष्टया रिपोर्ट नहीं लिखी। उसको इस रिपोर्ट के लिए आला अफसरान के पास जाना पड़ा। ये और दुखद है। जो हुआ वो तो दुखद है ही,
ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस थाने में जो नियरेस्ट थाना था उसमें उसकी सुनवाई प्रथम दृष्टया नहीं हुई। ये बहुत अफसोस की बात है विशाल जी। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये नशे की हालत में किया गया है। उसको सब पता है उसने क्या किया है और क्यों किया है, और पहले से ही प्लांट करके रखा उसने आदमियों को कमरे के अंदर, और स्त्री को मजबूर कर रहा है कि तुम उसके साथ संबंध बनाओ। ये तो द्वापर में सुना था कि दुर्योधन और दुशासन ने ऐसे कुकृत्य किए थे कि भरी सभा में स्त्री को निर्लज्ज करना, निर्वस्त्र करने जैसे अपराध किए थे। उसका दंड भी उन्हें कितना भयंकर मिला, पूरा खानदान खत्म हो गया। तो विशाल जी, मुझे नहीं लगता है कि वो दुशासन और दुर्योधन अभी मरे हैं, वो अभी जीवित हैं कहीं ना कहीं। हमें पुनः कृष्ण की जरूरत है, उनके सुदर्शन की जरूरत है। तो हमें ही बनना पड़ेगा, या तो हम काली दुर्गा बने या फिर कृष्ण का इंतजार करें। ये दो ही रास्ते हैं हमारे पास। तो मैं बिल्कुल। तो आह्वान करूंगी, काली और दुर्गा बन के सामने आओ। और मैं इसकी शक्ति को दाद देती हूँ कि इसके थाने वालों ने नहीं सुना, मायके वाले आए, और दूसरे इसने आला अफसरान से जाके गुहार लगाई और सच बात बताने में जरा सा भी डर नहीं रही है ये महिला। मैं इसके साथ में हूँ और इसकी साहस को मैं सराहना कर रही हूँ कि ये इस लड़ाई के लिए तैयार है और कह रही है मुझे न्याय चाहिए। बिल्कुल दिस इज द गुड पार्ट। बिल्कुल मैम। मैम रविशंकर हमारे संवाददाता है रामपुर से, इनसे एक बार फिर से पूरी घटना समझ लेते हैं और फिलहाल अपडेट इसमें लेते हैं, फिर श्वेता जी आपके पास आऊँगा। रवि, फिलहाल इस घटनाक्रम पे क्या अपडेट है, अधिकारियों क्या कुछ कहना है, और वो कौन सा थाना था जिसने इसकी पीड़िता की FIR तक नहीं लिखी? उनके थाना कैमरी का है, जहां एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां एक विवाहित महिला को उसके पति द्वारा दूसरे व्यक्तियों से संबंध बनाने और अपना कर्जा उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आलम यह है कि पति उसे शराब के नशे में आए दिन मारता है, पीटता है, लेकिन वो विवाहिता जो अपना घर बसाना चाहती है, जो अपने परिवार को चलाना चाहती है और मजबूर होकर सारे दुख सह रही है, लेकिन वो कब तक इन दुखों को सहे और कब तक इन दुखों की जो है पीड़ना को सहे, क्योंकि वो चाहती है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जो उसके लिए अच्छा होगा, एक दिन तो होगा जो उसे अच्छी खबर लेकर आएगा। काश उसके वो दिन समाप्त नहीं हो रहा है और मजबूरन उसे SP के सामने गुहार लगानी पड़ी है। ये मामला थाना कैमरी का है, जहां की पीड़िता ने SP से गुहार लगाई है कि उसके पति द्वारा शराब के नशे में उसे आए दिन पीटा जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति जिनका कर्जा उस व्यक्ति पर था और वो कर्जे में डूबा हुआ था, तो उनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए पीड़िता को मजबूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुख भरी घटना उस समय और प्रताड़ित कर देती है जब जनपद रामपुर में जहां विद्यासागर मिश्र जैसे SP बैठे हों और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार हो, और इस सरकार में जहां महिला सशक्तिकरण का कार्य बड़ी जोर शोर से चल रहा हो। पुलिस खुद मैदान में स्कूलों में पहुंचकर स्कूली बच्चों को जागरूक कर रही है, स्कूली बालिकाओं को जागरूक कर रही है, बैड टच गुड टच के बारे में समझा रही है और किस तरीके से उन्हें अपने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, अपना सेल्फ डिफेंस किस तरीके से करना चाहिए, उसके गुण सिखाए जा रहे हों। उस राज्य में अगर एक पीड़िता दर दर भटकती रहे और थाने में उसकी सुनवाई ना हो, तो ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये नजीर पेश करेगी कि जो पीड़ितों की गुहार सुनते तो हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे में रामपुर के SP द्वारा इस पीड़ित की पूरी जो बीती है उसको सुना गया है और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उसमें जल्दी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रामपुर SP विद्यासागर मिश्र जिससे हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और जिस जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, ऐसे में जो पीड़ित महिला है उसे न्याय दिलाने का काम कराया जाएगा। तो साथ ही जो आरोपी हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाने का और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का कार्य किया जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद साजिद भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है साजिद भाई। श्वेता दुबे जी आपके पास चलूँगा। श्वेता जी, एक बहुत हृदय विदारक घटना है ये कि भाई इस तरीके के लोग भी हैं, इन्हें इंसान ना ही कहें तो ठीक है, ये जानवर हैं, ये इंसानी रूप में जानवर आ गए हैं इस पृथ्वी पर ना जाने कहाँ से। लेकिन इस जानवर जैसा कि किरण जी ने कहा कि ये तो उन्होंने जो भी कहा एकदम 100% सच कहा। बस मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारा समाज असंवेदनशील होता जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति असंवेदनशील हो गया है।
मतलब समझ ये लीजिए बात उसके पकड़ पति लेता ने है। गलत कार्य किया, उसके बाद उसकी जिठानी, उनके घर वाले, ससुराल वाले, उन्होंने भी कोई संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, कोई दया भाव, कोई भी नारी के प्रति जो एक होना चाहिए स्वाभाविक, एक नहीं कि हम, वो भी नारी है, मैं भी नारी हूँ, मैं भी महिला हूँ उसी घर की, आज उसके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, इस भावना का कोई भी परिचय नहीं दिया। उल्टे उसने अपने मूव कर देवर को बोला कि इसको मारो और ये तब तुम्हारी बात मानेगी। फिर उसके बाद हम आते हैं समाज में, जब पीड़िता परेशान हो गई तो वो गई पुलिस थाने, वहां पुलिस वालों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये उनकी ड्यूटी थी कि वो, उनके पास कोई शिकायत लेके आता है तो उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। या तो ये कहिए कि वो महिला थी, गरीब महिला थी, उससे उनको कुछ लाभ नहीं हो सकता था कुछ, इसलिए उन्होंने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन वो महिला थी, इसीलिए वो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति की थी कि वो ऊंचे अफसरों से मिली और इस तरह से ये मामला प्रकाश में आ पाया। तो ये जो असंवेदनशीलता है और महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रगति का कारण तो नहीं हो गए कि हम इतने ज्यादा ही प्रगति कर गए कि हमारे मानवीय गुण खत्म होते जा रहे हैं, हम रोबोटिक होते जा रहे हैं, और खास करके महिलाओं के प्रति क्यों हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। राजनीति अपनी जगह है, जो पुलिस ने किया वो एक अलग अपनी जगह चीज है, और ये जो हो रहा है रोज एक नित्य नया एक हम लोग के सामने आता है कि कोई नाबालिग बालिका होती है, कोई महिला होती है, ज्यादातर ये अपराध अरे अब बालिकाओं तो और जानवर महिलाओं भी के नहीं साथ बचे इन हो रहे लोगों हैं। से, ऐसे जानवरों से जानवर भी नहीं बचे हैं। रोज एक खबर आ रही है जहां पर जानवरों को अपनी शिकार बना रहे हैं, बच्चियों को, लड़कों को, किसी को नहीं छोड़ा है। वही मैं, इसीलिए मेरा किरण जी सवाल ही यही था कि हम लोग जा किस ओर रहे हैं, हम लोग तो विकासशील होने चाहिए थे, हम तो कहाँ चले गए। ये सबके लिए खतरा है कि आज, पहले क्या होता था कि भाई आप मेरे घर आइए, हम आपके घर जाएं। लोगों ने लोगों को घर बुलाना बंद कर दिया डर से कि भाई मेरे घर में बेटी है, हम बाहर से ही संबंध रखते हैं। अब तो ये दौर शुरू हो चुका है। बारे में ये कहना चाहूंगी जी कि हमारे जो मेथोलॉजी है, जिस मेथोलॉजी को हम बिलोंग करते हैं, हिंदू मेथोलॉजी, उसमें कहा जाता है आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। तो आत्मा जब मर नहीं रही है और पैदा भी नहीं हो रही है, हम जब जंगल काटते जा रहे हैं तो जंगल के प्राणी जा कहाँ रहे हैं? मनुष्य के रूप में, आपने अभी जो आधा सेंटेंस बोला मैं उसको पूरा कर देती हूँ। मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति, मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह घूम रहे हैं, और ऐसे जानवर जो इंसान के रूप में हैं, जिनको हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, शेर हैं, चीता हैं, गीदड़ हैं, भालू हैं, नहीं, शेर और चमगादड़ चीता तो क्या नहीं है, हैं? तो गीदड़ी ये है। हैं सच में जानवर, क्योंकि ऐसी जो कृत्य हैं, ऐसे जो कार्य हैं, वो इंसानियत में तो नहीं गिने जाएंगे। ये हैं जानवर, मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया है। जो हम ये कहेंगे कि हमारे मनुष्य समाज में पाए जाने वाले निकृष्ट श्रेणी के प्राणी या जानवर, इनको हम उसी श्रेणी में रखेंगे, और इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे प्राणियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी स्त्री के प्राइवेट पार्ट में डंडा मार के उस पर घाव कर दे। एक डंडा उसके भी प्राइवेट पार्ट पर बहुत जोरदार पड़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए प्राइवेट पार्ट का दर्द क्या होता है। ये मतलब मैं एक समाज सेवी हूँ, और मुझे इस पता नहीं क्या इतना एग्रेशन आ जाता है कि मुझे लगता है कि मेरे सामने अगर आ जाए वो अपराधी, तो मैं शायद पुलिस वालों से कहूँ जरा ये करके देखो, एक बार देखो ये कैसा तड़प रहा है। उसको समझ में तो आना चाहिए कि जो उसने किया है वो कितना दर्दनाक है। तो विशाल जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जंगल खत्म हो रहे हैं वो जानवर के रूप में नहीं, लेकिन मनुष्य के रूप में वही जानवर हमारे बीच में घूम रहे हैं और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, श्वेता जी के पास बात को चलूंगा। मैंने ऐड ऑन किया है बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल बाकी मैडम, श्वेता जी के पास हूँ। श्वेता जी, अभी एक महाराष्ट्र में एक राजनीतिक सभा थी, इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। वहाँ उन्होंने शक्ति को लेकर एक बयान दिया था, बड़ा हो हल्ला मचा कि भाई शक्ति हमने देवी स्वरूप महिलाओं को कही है। उसके बाद हम ही लोग मातृ शक्ति करके कार्यक्रम चला रहे, यही पुलिस चला रही है। जिस थाने में एफआईआर नहीं हुई, वो थाने पर यह कहा गया, रविशंकर उस बात को कंफर्म कर देंगे कि अभी वो माँ शक्ति वाले कार्यक्रम में निकले हुए हैं, ऐसा कुछ कहा गया। अब उसी जिले में माँ शक्ति की बात हो रही है, एक दिन का डीएम, एक दिन का एसपी और कमिश्नर और सांसद विधायक सब बनाया जा रहा है जी। और एक व्यक्ति जो जुए और शराब का लती है वो अपनी पत्नी को बेच रहा है। क्या भरोसा, उसकी बेटी होती तो उसे भी बेच देता, क्योंकि उसको तो कर्जा अदा करना है।
और अभी भी सिर्फ आश्वासन मिला है एफआईआर का, अधिकारी कोई लगे वो हैं नहीं जांच में। श्वेता जी। क्या कहा जाए, और जो उनका कर्जा हुआ है ना, वो भी कोई भले कार्य के लिए नहीं हुआ है। वो भी उन्होंने ये सब नशा वशा किया होगा, इसी के कारण हुआ है। और हमारी पुलिस देखिए, लकीर की वकील हो गई है, शक्ति मिशन पर जा रहे हैं काम करने, और सामने पीड़िता आ रही है, उसका वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। तो कहाँ से मातृ शक्ति मजबूत होगी? कैसे जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं वो कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त होंगे? सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक जन जन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, हम सब आप अपने मानस में इस चीज को नहीं उतारेंगे कि तब तक ये कार्य असंभव ही रहेगा। सिर्फ पेपर वर्क होगा, सिर्फ बोला जाएगा, फोटो खींचेगी, और होगा इसमें कुछ भी नहीं, क्रियान्वयन नहीं हो सकता है ये। चलिए, मोहम्मद साजिद जुड़ चुके हैं सपा से। साजिद भाई, आवाज आ रही है आपको? साजिद भाई जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है विशाल जी। विषय आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे आप बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। साजिद भाई, सामाजिक मुद्दा है और ये की आवाज आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है जी, हम, क्योंकि इस एक मुद्दे ने पूरे जिले की कलाई तक खोल के रख दी है। हर शनिवार को, दूसरे या तीसरे शनिवार को समाधान दिवस होता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, जिस पे बड़ी बड़ी रिपोर्टें लगती हैं। एक IGRS का पोर्टल है जहाँ पर जिले की रेटिंग होती है, जिला कितने नंबर पर है। आजकल शिकायत करने के नए नए दौर शुरू हो चुके हैं। थानों में हर हफ्ते, हर महीने एक डिटेल बनती है कि भाई कितनी FIR लिखी, महिला डेस्क बनाई गई, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी जो खौफ है वो नहीं है। अब ये जानवर रूपी लोग हैं। एक सेकंड आपको रोकूंगा साहिद भाई। विद्यासागर हैं SP रामपुर, हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सर, ये जो घटना है, इसको लेकर क्या अपडेट है? FIR क्यों नहीं लिखी गई पहले? लिखी जा चुकी है और जांच के बाद FIR लिखी गई है। जो चीज FIR में बताएगी उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, बड़ा सवाल ये कि 4 दिन लग गए इस FIR में। नहीं, देखिए कैसा है कि एक समय आपको जानकारी होनी चाहिए। जांच के उपरांत भी लिखने का प्रावधान है। चीजें ऐसी होती हैं, पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक मामले सर, कोई गिरफ्तारी हुई है क्या इस पर? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विद्यासागर जी हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, 4 दिन बाद जांच हुई है, फिर FIR हुई है, और 4 दिन में अभी तक जांच में सिर्फ FIR होने की पुष्टि हो पाई है, गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। साजिद भाई, आपके पास आऊँगा। रविशंकर, अभी विद्यासागर जी जुड़े, SP है रामपुर के, उन्होंने तो कहा 4 दिन है, पारिवारिक मामला है, 4 दिन FIR, 4 दिन बाद इसकी FIR आई। उन्होंने बातें खुद कबूल ली है। गिरफ्तारी होने में क्या दिक्कत आ रही वो विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से रामपुर SP विद्यासागर मिश्र जी बता रहे थे कि जांच जो है इस प्रकरण में हो चुकी है और कहीं ना कहीं FIR इसमें कराई जानी है, ये अपने आप में एक चुनौती है रामपुर प्रशासन के लिए कि क्यों इतनी देर हो रही है और क्यों इस तरीके से एक पीड़ित महिला को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। SP अगर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके मामले की जो जांच है वो पूरी हो गई है, ये शुक्र मनाना चाहिए उस पीड़िता को कि आखिर रामपुर के SP ने उसकी पीड़िता की जो गुहार है वो सुनी है और कम से कम जांच तो हुई है। FIR तो अभी पता नहीं कितने दिन बाद होगी और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांच का दायरा अगर पूरा हो चुका है तो कहीं ना कहीं इसमें FIR जरूर होगी। और जिस तरीके से पीड़ित महिला लगातार अपनी गुहार लगा रही है, मदद की गुहार लगा रही है और दर दर भटकती फिर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है और शासन प्रशासन के लिए। क्यों रामपुर जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये चलता रहेगा, ये लोगों का चलता रहेगा। आपको रोकूंगा रवि। ये महिला सशक्तिकरण और तारी, ये सब सिर्फ फोटो खींचने के प्रोग्राम है, रील बनाने के प्रोग्राम है, और थोड़ा बुके वालों को पैसा ऐसा मिल जाता है उससे, उसी प्रोग्राम है। वरना एक दिन का SP क्या फैसला ले सकता है, क्या दिखाना चाहते हो आप? आपका विजन बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर जिले में ये हो रहा है, नहीं, इसी रामपुर में बकरी चोरी की FIR लिखी गई है, इसी रामपुर में मंत्री की भैंस ढूंढने पूरा पुलिस लग गई थी, इसी रामपुर की तो घटना थी वो। इसी रामपुर में एक दिन में 14 FIR लिख जाती है एक आदमी के ऊपर। 4 दिन हो गए, 96 घंटे हो गए कि FIR नहीं लिखी गई। साजिद भाई,
मु- जी श्वेता जी आऊंगा या साजिद जी से भी जवाब ले लूं। साजिद जी तो रामपुर को अच्छे से समझते विशाल हैं। जी, मैं ये बता रहा था कि पूरे यूपी में आवाज देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आप ये समझिए, ये तो लेकिन कानपुर में तो करवा चौथ मनाने जा रही एक हेड कांस्टेबल के ही साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, और जो खुद पुलिस महकमे में थी, जिनके कंधों के ऊपर तमाम यूपी की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ रही है। तो जब यूपी में जो है वो रामपुर की घटना जो है वो कितनी गंभीर घटना है, इस पर तो जो एफआईआर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? उस ऐसे लोगों के भी खिलाफ जांच के बाद जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हो, और उसके पति के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे पहली बार कोई भी इस तरीके का कृत्य कोई तरीके से फेल है जो आए थे कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रहे हैं। साजिद जी आपके नेटवर्क इशू है, श्वेता जी के पास चलूंगा। श्वेता जी मैं यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं भाजपा नेता श्वेता दुबे का। श्वेता जी, महिला शक्तिकरण को लेकर आप लोग तमाम बातें करते हैं, लेकिन एक तो उसकी तस्वीर ये भी है और ऐसी अन्य जिलों से भी खबरें हैं। कानपुर की घटना की बात कर ली जाए, या रोज़ ही आप खुद ही बता रही हैं कि भाई रोज़ हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है। श्वेता जी देखिए, अगर मैं सपा के प्रवक्ता की तरह बोलूं तो मैं कह दूंगी कि हम लोग जैसे कह सकते हैं कि जब भी सपा की सीटें ज्यादा आती है तो अपराध निश्चित रूप से बढ़ता है। और आप एक चीज, मैं ये खैर राजनीतिक उससे बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और मैं इस पर राजनीतिक रंग न दे के, एक सामाजिक मुद्दा है और इसको हमें संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए, इसमें पार्टी वाइज बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए इस चीज को आप जांचिए कि जो भी इसमें अपराधी पकड़े जाते हैं, खैर ये तो एक पारिवारिक लड़ाई है, और जो भी होते हैं वो मुख्य रूप से सपा से ही जुड़े हुए होते हैं। ये आप देखिएगा, मैं कोई भाजपा के होने के नाते इस चीज को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो ये सब हो रहा है समाज में हो रहा है, जब देखिए योगी जी कितना भी शक्ति मिशन चला ले, हमारे पुलिस वाले बताइए पीड़िता थाने में बैठी हुई है और वो कार्यक्रम में गए हुए हैं, क्या कहा जाए, लकीर पीट रहे हैं, मन से भावना ही नहीं है, कर्तव्य भावना ही नहीं है। तो ये कैसे कोई सरकार आपके बॉडी में इंजेक्ट कर सकती है? आप मुझे बताइए, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और मतलब जो भी मामला संज्ञान में आता है वो उसमें बहुत कठोर कदम भी उठाते हैं। लेकिन इतना बड़ा सूबा है, इतने गांव, इतने शहर, इतने चीजें हैं कि जब तक ये एक जैसे जन जागरण, जन आंदोलन का रूप ले कि हमें महिलाओं की रक्षा करना है, हम सब जागृत हो, हमें महिलाओं को भी जागृत होने की आवश्यकता है। हम दूसरे के सहारे बैठे रहेंगे कि पुलिस हमारे आप में न्याय दिलाएगी तो हमें कभी नहीं मिल पाएगा। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना पड़ेगा। जैसे वो बाद में गई, अगर वो पहले ही थोड़ा सजग हो जाती, जब उसका हस्बैंड ड्रिंक करता था और मारता पीटता था, तो शायद बात इतने निचले स्तर तक नहीं जाती। तो ये समाज में एक जागरण की भी आवश्यकता है। मेरा तो यही सवाल है, मैं तो आपसे पूछूंगा, जिसको गांव वाले आके बचा रहे हो, जिस महिला को, जो महिला मार खा रही हो, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा ससुराल पक्ष मारने पे लगा हो, वो महिला हिम्मत करके बाहर आ गई, यही बहुत है। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो हिम्मत कर ही नहीं पा रही हैं, वो सामाजिक को निभाने के लिए कि नहीं अरे बदनामी होगी, इस डर से कई लोग कुछ बोलते नहीं और सालों झेलते हैं सारी चीजों को। वो अंदरूनी तौर पे हो रहा है, वो हमारे आपके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो चल रहा है ना महिलाओं के प्रति, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निचले वर्ग में हो रहा है,
ये अच्छे संभ्रांत लोगों में भी हो रहा है। मतलब महिलाओं के प्रति जो एक भावना है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हम उनको ये क्यों समझते हैं कि ये हमसे कमजोर है, हम इनको मार सकते हैं, इन पे किसी भी तरह का अत्याचार कर सकते हैं। मैं जहां तक कहना चाहूंगी, अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया है जो पुरुषों के प्रति, पुरुषों में इस चीज के प्रति एक कोई ऐसा भय पैदा करे कि वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। अभी हमें इसकी आवश्यकता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, मैं किरण मिश्रा जी के पास चलूँगा। मैम, आज का जो समय है, जैसे कहा गया, जैसे कई जगह आप पार्टीज़ में जाइए तो बड़ा वहाँ पर अलग माहौल होता है, और उस अलग माहौल के नतीजे हमें अगले दिन दिखते हैं। आजकल की पार्टीज उस तरीके की नहीं रह गई, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। उसके नतीजे में अगले दिन या तो आपको फ़ोन आ जाएगा, या फ़ोन की देखो फला ने ऐसा ऐसा कर दिया, ये हो गया, मैं जा रही हूँ कंप्लेन करना है, या ये प्लांटेड था, मुझे जानबूझ के बुलाया गया। तो आजकल ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। पुलिस भी पहले तो ये करती है कि पहले नहीं, आप लोग बैठ के बात कर लीजिए, जो हो सॉर्ट आउट कर लीजिए, वरना फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 8-10 दिन निकल जाते हैं। फिर 156(3) का मुकदमा कोर्ट से कह के FIR लिखवाई जाती है, फिर वो कोर्ट में वकील के थ्रू जाएंगे, और फिर वो आखिरी में जाके ना जाने क्या क्या होता है उसमें। तो आजकल जो कानून बना है उसको भी सही से प्रोसेस में नहीं ला पा रही है पुलिस, और ना लोग लाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग सज़ा दिलवाने जा ही नहीं रहे हैं। लोग जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने, और जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो जो भी गलत काम करता है उसकी हिम्मत बढ़ती है, फिर वो आगे के लिए कहता है हाँ वो होना तो इसमें यही हम कर सकते हैं। किरण जी। विशाल जी, असल में बात यह है कि इस समय व्यक्ति कम वक्त हो गया है। कम वक्त तो नहीं कहेंगे, कम वक्त हो गया, क्योंकि हर एक के पास समय नहीं है। वो ये चाहता है, अरे झंझट खत्म करो, किसी तरह से हम पचड़े में ना पड़े, यार झंझट खत्म करो, अरे होगा यार, हो गया, जाने दो, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके उसको छोड़ देता है। जबकि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि पार्टियों का रुख बदल गया है। उसका एक कारण ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ जाने से हम जो घरों में आपस में हम लोगों ने जो परिवार देखे हैं, चाचा ताया, मौसी मौसा, बुआ, मामा मामी, सबके साथ में रहे, तो वो एक अपनापन रहता है। अभी जब हम चाचा के घर में बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वो चाचा का घर है, मेरा नहीं है। बोलो चाची ने ऐसा कह दिया, अपने बच्चों को ये दिया, मुझे तो ये दिस हैपेंस। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, मुझे लगता है कि मुझसे ये पूछा है कि उसमें भी कुछ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स चलते हैं, जिसके चलते इस तरह की हरकतें होती हैं। मैं अगर सही समझ रही हूँ आपके प्रश्न को, तो आपने एग्जैक्टली ये अवश्य पूछा है कि उसमें जो ड्रिंक्स करने के बाद में कुछ कमेंटबाजी हो जाती है, कुछ छीटाकशी होती है, कहीं किसी के साथ हरकत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार बैठ के ही सोचता है, अरे छोड़ो, अगली बार से उनके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है। झंझट मोल लेना आसान है, लेकिन उसको निभाना कठिन, इसलिए व्यक्ति बचता हुआ नजर आता है। मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न को आगे ले जाऊं, मैं रवि जी की और जो विद्यासागर मिश्रा जी ने जो बात कही, ये पारिवारिक मामला है, इसमें हम पहले परिवार से बात करेंगे। विशाल जी, मुझे एक बात बताइए, जब बाहर के लोग आकर के आपकी घर में आपकी इस पत्नी को ये कहें कि आप बेच दी गई हैं, आपके साथ मुझे संबंध बनाना है, तो ये मामला क्या पारिवारिक रह जाता है? ये मेरा एक बड़ा प्रश्न है विद्यासागर मिश्र जी से और रवि जी से, जो जिन्होंने बात कही कि पारिवारिक मामला है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये परिवार के बाहर गया हुआ मामला है। अगर पारिवारिक होता तो वो SPCT तक पहुंच जाती महिला। वो महिला तब निकली है जब ये परिवार के बाहर बात गई है। उस महिला ने परिवार की इज्जत बराबर बचा के रखी। जब बात उसकी इज्जत पर आ गई है तब वो महिला बाहर गई है। मुझे जहां तक लग रहा है, ये सारा कुछ सुनने के बाद, महिला का मतलब ही होता है माँ हिला। माँ मतलब नहीं, हिला मतलब हिल सके। जो किसी भी प्रलोभन से ना हिल सके, एक्चुअल में वही महिला है। और जब वो प्रलोभन से नहीं हिली और उसे लगा मेरी इज्जत तार-तार हो जाएगी, तब परिवार से बाहर वो तब गई है। तब तक उसने अपने परिवार की इज्जत को बचा के रखा, विशाल जी, और ये उसके महिला होने का सशक्त प्रमाण है। दूसरी तरफ श्वेता जी ने जो कही बातें बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता जी, कि हम एक महिला होने के नाते सोचें। योगी जी का महिला सशक्तिकरण चल रहा है, नो डाउट। हम रात को 11 बजे 12 बजे भी बहुत आराम से अपने घरों
घरों में पहुंच रहे हैं, सड़कों पे उस तरह की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। परिवार के अंदर हो रही है घटना, वो बेचा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, वो भी नशे का एक बहाना लेकर के। तो ये विशाल जी बहुत दुखद है और इसके लिए कानून बनना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। और कानून बनने से मतलब नहीं है, कानून लागू होना चाहिए, ऑन ग्राउंड दिखना चाहिए। ऑन पेपर तो बहुत कुछ है, ऑन पेपर तो बहुत सारे संगठन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है जिन्होंने फोन नंबर भी दे रखा है 23381165। संयुक्त महिला कार्यक्रम चल रहे हैं JWP के, उनका फोन नंबर भी दिया हुआ है 24314821। स्त्री बल भी हमारा चल रहा है एक संगठन, जिसका फोन नंबर भी उन्होंने दे रखा है 26164113। एक शक्ति शालिनी चल रहा है 243124। ये सब एनजीओ काम कहाँ करते हैं, ये सब कहाँ करते देखिए मैं। कौन विशाल जी? वो महिला जिसके पास हमें नहीं लगता कि फोन भी रहा होगा, वो इज्जत बचाती रही। आप बताइए विशाल जी, हम तो पार्टीज की बात कर रहे हैं, पार्टी शहर में होती है, गांव की महिलाओं रवि ने जब इन महिला से, पीड़िता से इनके पति की फोटो मांगी तो रवि, उन्होंने फोन दिखाया उसमें, तो वो कीपैड फोन था, उनका फोटो ही नहीं है मेरे पास। तो अब बताइए विशाल जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक विकसित देश के निवासी होकर के, जहां की महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी, जहां की महिला एडवांस नहीं होगी, वहां का समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, श्वेता जी से मैं सहमत हूं, आपसे भी सहमत हूं। आप बताइए, हमने अभी अभी नवरात्र की पूजा की है, उसमें माता दुर्गा की जो एक प्रतिमा है वो महिषासुर को मर्दन करते हुए है। महिष असुर मतलब आधा भैंसा और आधा मर्द, यानी वो भी जानवर का प्रतीक है। व्यक्ति जब जानवर बन जाता है तो उसके लिए महिषासुर मर्दनी बनना पड़ेगा। और हमेशा यही होता है कि जब पुरुष कोई अपराध करके आता है या पुरुष कोई गलती करके आता है तो महिला ही उसे सामने आती है बचाने के लिए, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पुत्री के रूप में। हर वक्त महिला ही सामने आई है। जब देवता हारने लग गए तो शक्ति ने स्वयं कहा कि लाओ मुझे हथियार दो, मैं निपटती हूँ इससे, और वही निपटी है ना जाकर के। तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं को ही कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसे कोई अपराध हो तो हमको भी अपने साथ में कुछ ना कुछ हमेशा ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि हम उससे निपट सके। पर इन बेचारे गांव की उन औरतों को जो दूसरों पर पराधीन हैं, उनके लिए कैसे हम सहायता पहुंचाएं, क्योंकि हम हर गांव तक नहीं पहुंच सकते। उनको संगठित करने का कार्य प्रशासन को जिला स्तर पर छोटी छोटी कमेटियां बना करके करना चाहिए। कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है। योगी जी के सेशन में मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहूंगी कि हाँ, बहुत बेहतर माहौल है। ना चेन स्नैचिंग हो रही है, ना पर्स छीने जा रहे हैं, ना किसी का दुपट्टा उतारा जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अपराध तो हो ही रहा है। इतना बड़ा प्रदेश है, हर जगह हम पुलिस की निगरानी नहीं पहुंचा सकते हैं, इस बात को हम समझते हैं। पर पुलिस के पास अगर पुलिस तक कोई मामला पहुंच जाए तो उसका त्वरित एक्शन ले सकते हैं, रैपिड एक्शन होना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और अगर नहीं हो है तो उसके लिए क्या कार्रवाई उस पुलिस कर्मी पर की जाए जो उस समय ड्यूटी पर तैनात था। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर लूपहोल्स हैं। ऐसा नहीं है कि लूपहोल्स देखिए हर जगह होते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस महकमा भी काम कर रहा है। पुलिस को अपने लूपहोल्स में काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लगातार पुलिस ही सबसे पहले, कल यहाँ पर एक पूर्व पीपीएस बैठे तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे आसान विभाग होता है कार्रवाई करने के लिए पुलिस। कोई भी चीज़ हो, आप थाना घेरिए पुलिस, आप किसी को सस्पेंड कर रहे हो पुलिस का होगा, लाइन हाजिर कर, जो भी कार्रवाई होगी सबसे पहले पुलिस पर होगी। तो पुलिस को भी अपने लूपहोल्स पर काम करना चाहिए कि भाई हमसे गलती ना हो, क्योंकि सबसे पहले जो गाज गिरेगी वो हम पर गिरेगी। हमारे जो करस्पॉन्डेंट सर ने बताया कि वो पुलिस वाले शक्ति पूजन में व्यस्त थे, शक्ति पूजन में व्यस्त थे और शक्ति ही हमारी अस्त व्यस्त थी। तो शक्ति पूजन तो असली ये और मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए वो किसी कार्यक्रम में नहीं भी गए होंगे, ठीक है, एक महिला डेस्क बनाई गई है, महिला हेल्प डेस्क है, जहां पर ऐसे ही मामले लिए जा रहे हैं बाकायदा। वहाँ महिला, क्योंकि होता है कई बार कि चलिए कोई थानेदार पुरुष है तो उसको बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला हेल्प डेस्क में तो बाकायदा महिलाएं आपकी बात सुनती हैं, महिला सिपाही होते हैं, महिला दरोगा होते हैं वहाँ पर, और वो उस पर एक्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये तो पूरा फेलियर है पूरे जिले में। ये तो एक घटना सामने आ गई, ऐसी कितनी घटनाएं हर जिले में होती होंगी। ये तो इस महिला की हिम्मत थी जो उसने बाहर आके ये बात कही, वो भी तब कही जब उसकी इज्जत तार तार होने वाली थी। नहीं तो वो तो बेचारी सही रही थी ना। घरेलू हिंसा का जो हमारा 498A के तहत उसने कभी शिकायत नहीं करी आके, कभी नहीं आई वो सामने।
509 में भी नहीं आई वो। महिला उत्पीड़न में मानसिक दबाव उसके जेठ जेठानी जी। देवर देवरानी सभी बना रहे थे। उसने कभी नहीं कहा, लेकिन उसने कब कहा कि उसने तब कहा कि जब उसको लगा कि नाउ आई एम अनेबल टू सेव माई सेल्फ। जो बिल्कुल ही, भाई कृष्ण को भी द्रौपदी ने कब पुकारा था? जब उनको लगा कि मैं ना भीष्म पितामह सुन रहे हैं, ना कृपाचार्य सुन रहे हैं, ना कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, अब मैं किसको बुलाऊं? तो अब तब उसने जाके एसपी सिटी पर गुहार लगाई ना सर। तो ये तो मतलब ये बहुत दयनीय स्थिति है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस कार्रवाई का रिजल्ट सरे आम सड़क पर दिखाई पड़ना चाहिए, इतना हाईलाइट होना चाहिए वो रिजल्ट, ताकि चलिए दूसरा कोई आदमी मैम, ऐसा हमारे साथ करने से सपा के पहले। प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शाहिद भाई, आशा आपका अब जो कनेक्टिविटी सही होगी, अब आप अपनी बात को पूरा कर ले जहां पर आप छोड़ गए थे। साजिद जी, आप ये समझिए कि आवाज आ रहा है हाँ आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? विशाल हाँ जी, आ रही है आपकी महिला आवाज आ रही पुलिसकर्मी है। ही सुरक्षित नहीं है। कानपुर में साजिद जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। रविशंकर के पास चलेंगे। रविशंकर, ये जब आपसे पीड़िता मिलती हैं या आप उनसे मिले तो किस जगह पर मिले, कब से उनके साथ ये सब हो रहा था? ज़रा थोड़ा ये भी विस्तार से बताइए, ये जो घटना है कब से देखिए उनके साथ हो रहा है? देखिए विशाल, ऐसी ना जाने कितनी पीड़िताएं हैं जो मैं मैम की बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से समझाना भी चाहूंगा और ये उनकी बात का जवाब भी देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस पीड़िता द्वारा बड़ा साहसी कार्य किया गया है। जो वो एसपी के पास पहुंची, उसने अपनी बात को कहा। मैं कहता हूं कि आज भी ऐसी जाने कितनी पीड़िताएं हैं अपने घर को बचाने के लिए, अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को संभालने के लिए उच्च अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। 3 तलाक जैसे मामले पर सख्त कानून बन चुका है। महिला उत्पीड़न पर लगातार जो है योगी सरकार सख्त है। महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके आज भी महिलाएं अपना घर बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसे न जाने कितने उत्पीड़न झेल रही हैं। और यही महिला जब रामपुर एसपी ऑफिस के पास पहुंची और इसने मीडिया से मुलाकात की थी, तब इसका दर्द शायद हमें भी नहीं सुनने में आ रहा था, क्योंकि ये महिला जिस दर्द से गुजर रही थी वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक दर्द था और परिवार से बाहर का दर्द था। पारिवारिक दर्द था जो उसके पति द्वारा दिया जा रहा था, उसके जेठ द्वारा दिया जा रहा था, उसकी जेठानी द्वारा दिया जा रहा था। और बाहर का दर्द था जब उस महिला को बाहर के लोग नोचने आ रहे थे और उसका जो सब्र था वो सब्र छोड़ गया। और उस महिला ने उन अधिकारियों से उम्मीद की आस लगाई थी जो अधिकारी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। थाना कैमरी में जब महिला पहुंची, उसकी आवाज को जब थाना कैमरी के इंचार्ज द्वारा नहीं सुना गया, क्यों तो नहीं सुना? मजबूरन उस इंचार्ज महिला भी को कहाँ गए हुए थे? रामपुर इंचार्ज को दिक्कत क्या थी? थाना इंचार्ज को समस्या क्या आ गई थी उनको? देखिए तहरीर ले लेते। मैं कह रहा हूँ कुछ ना करते, आप अपने सरकारी रिकॉर्ड के लिए ही तहरीर ले लेते। एसपी को क्या बताया होगा? विद्यासागर मिश्रा को उन्होंने क्या बताया होगा कि भाई साहब मैंने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? आपको क्या लगता है? देखिए विशाल, ये जो पुलिस की कार्रवाई है वो पुलिस की कार्रवाई शुरू तो जांच से होती है, लेकिन खत्म एफआईआर और फिर विवेचना पर जाकर होती है। लेकिन जिस तरीके से एक महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिला के साथ जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, तो ऐसे में जो प्राथमिक रिपोर्ट अगर पुलिस को मिलती है, पीड़ित की तरफ से तहरीर मिलती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, तत्काल उसकी सुनवाई होनी चाहिए और तत्काल उस महिला के साथ 2 कांस्टेबल भेज के, महिला कांस्टेबल भेज के उसके घर भेजना चाहिए कि बताइए तुम्हारा क्या दर्द है, तो कम से कम उस महिला को सब्र आ जाए। क्योंकि योगी सरकार आने के बाद जिस तरीके से महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ये महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए बनाए गए हैं। महिलाएं अपने मन की बात महिला से कह सकें, अपने दिल का दुखड़ा महिलाओं से कह सकें और अपने जो उनके गोपनीय बातें हैं वो महिलाओं के साथ शेयर कर सकें, इसीलिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। लेकिन महिला हेल्प डेस्क तक भी उस पीड़िता को नहीं पहुंचने दिया जा रहा और सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। तो ऐसे में मजबूरन वो एसपी के पास पहुंच रही है, क्योंकि वो कार्रवाई का आश्वासन जब तक दिया जाएगा, जब तक उसकी सुनवाई होगी, तब तक वो पीड़िता शायद अब इस दुनिया में ना रह पाती। इसीलिए उसे उच्च अधिकारी को पास जाना पड़ा और उच्च अधिकारियों से साजिद हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल रविशंकर, बने रहिए आप हमारे साथ। साजिद
तक अगर आवाज़ पहुँच रही है, साजिद अपनी बात को पूरा कर लें आप, क्योंकि आपका नेट बहुत दिक्कत मैं दे ये रहा था। विशाल जी, जी जब महिलाएं नहीं, यूपी में आम महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए आप, यहाँ तो महिला पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। एक अयोध्या से हेड कांस्टेबल जा रही थी जो कानपुर के लिए, उनके साथ ही रेप जैसी घटना, दर्दनाक घटना उनके सामने हुई है और अभी तक उसमें आरोपी नहीं मिले हैं। और रामपुर की घटना काफी निंदनीय है, ये निंदनीय कृत्य है। उसके जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जहां महिला पहुंची और महिला की बात सुनने के बजाय उसको फटकार कर भगा दिया गया। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के प्रति झूठी हमदर्दी, झूठे नारे, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में ये नारा देकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी में सबसे अधिक महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए और देखिए कि क्या हालत है, चाहे घरेलू हिंसा हो या रेप और दुष्कर्म के घटनाएं हो या छेड़छाड़ हो, इस या दहेज प्रथा हो, तमाम मामलों में लगातार जो है वो वृद्धि हो रही है। सरकार हर कहीं फेल है, चाहे युवाओं की रोजगारी हो और चाहे जो है वो महिलाओं के अपराध हो या महंगाई हो, हर जगह यही आलम है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है और वो केवल जुमले कह सकते हैं, लेकिन उनका जमीन पर कहीं कोई काम नहीं है, कहीं कोई हकीकत नहीं है। और पूरी यूपी में देखिए, और अभी तक तो यूपी का ही हाल था, अब वो उड़ीसा में पहुंचे हैं और वहां पर भी महिलाओं के साथ, वहां पर तो एक महिला के साथ हाथ बांध कर, उसके पैर बांध कर उसके साथ घटना हुई है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है जो एक नजीर बने और नजीर बनकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिससे दूसरे लोगों में दहशत बने, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विशाल जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी 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 किरण जी। विशाल जी, पहली बात तो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के श्वेता जी ने एक बात कही कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं। चूंकि साजिद जी आप एसपी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, आपके ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान था, भूल लड़कों से हो जाती है, इन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन आपको याद दिला रही हूं कि आपके नेतागण इस तरह के बयान देते, तो कृपया पार्टी का नाम ना लें आप। महिला सुरक्षा की बात परिपेक्ष में है, देखिए महिला। दूसरी चीज विशाल जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर पुलिस का कहीं पर भी लूपहोल है या प्रशासन मजबूत नहीं है, तो इस जगह पर हमारे पत्रकार भाइयों और बंधुओं का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इस केस को इतना हाईलाइट करें कि ना चाहते हुए भी पुलिस महकमा, कानूनी महकमा या जो भी महकमे इन चीजों से जुड़े हुए हैं, उनको कार्यवाही करनी पड़े। विशाल जी, यहाँ पर मैं आपको आवाहित करती हूँ, आप लोगों का, पत्रकार भाइयों और बंधुओं का आह्वान करती हूँ कि इस केस को इतना ज्यादा हाईलाइट करिए कि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित हो और कठिन दंड का प्रावधान हो। विशाल जी, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता दी, जल्दी जवाब दीजिए साजिद जी की बातों का, फिर मैं हमारे सपा की जो किरण जी ने कहा वो एकदम सही है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक नहीं होते हैं, लेकिन सपा कभी भी राजनीति छोड़ नहीं पाती है। उत्तर प्रदेश से ये उड़ीसा तक चले गए, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ जब आपने अगर राजनीति नहीं की थी कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, जब भारतीय जनता पार्टी इस नारे के साथ आई थी, तो महिलाओं के साथ क्यों लगातार अपराध बढ़ रहे हैं? और ये महिलाओं का मुद्दा है। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग इस बात को नहीं रखेंगे, वो महिलाएं हमारी बहन बेटियां हैं, ये राजनीति से उठकर बात है। वो भी हमारी बहन बेटी है, वो भी किसी की बहन बेटी है, लेकिन जो सरकार का काम होता है वो भी बहन बेटी थी, जो BHU में हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक करके भाई साजिद भाई उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आऊंगा आपके पास ना, बात कंप्लीट हो जाए फिर आप दे दिएगा। साजिद जी, बीजेपी के किसी नेता ने कभी महिलाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जबकि एसपी ने किया है। मैं किसी पार्टी, कैसी बात कर रही है? शायद आप पढ़ती नहीं है। हाईब्रिड बछड़ा किसके लिए कहा? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? आप जानकारी करिए। मुझे लगता है मुझे ये किसने कहा? हाईब्रिड बछड़ा किसने कहा?
और मुझे देखिए मैडम, हो सकता किरण है किरण कि जी किरण आप जी इस भी बात से कहीं मैं ना आपकी कहीं सहमत भारतीय नहीं जनता हूँ पार्टी से जुड़ी किरण हो, जी, लेकिन क्योंकि महिलाओं पे कई सबको पता है कि कैबिनेट मंत्री थे 14 से 19 के बीच में वो, और उन्होंने एक पार्टी की नेता के लिए क्या क्या कहा था, मंचों से क्या कह रहे थे रोजगार वहां होता लोग। है, सरकार का यही काम होता है। अगर सरकार बात अगर करें। सरकार किस लिए चुनी जाती है, आप ये बताइए। महिलाओं को सुरक्षा सम्मान नहीं मिलेगा, किस लिए चुनी जाती है? तो और ये एसपी है, किसकी पोस्टिंग होती है? पार्टी की अपराधी सब भारतीय जनता पार्टी की है, सारे भारतीय जनता पार्टी में है जो वॉशिंग मशीन से धुल कर जाते हैं, चाहे भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो। बीएचयू में घटना किसने की थी? पूरे देश को मालूम है, रायपुर से लेके अयोध्या वाली सब दलित आप बालिका के सब सब आपके लोग हैं। जिम्मेदार है। अयोध्या में क्लीन चिट मिल गई है, लैब से भी और कोर्ट से भी, लैब से भी। शायद आप पढ़ती नहीं है, अपडेट रहिए, आपको जानकारी नहीं है। आप शायद सोशल मीडिया, आप केवल सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं मिलेगा, पढ़िए। उनको क्लीन चिट दे दी गई है, उनको क्लीन चिट दे दीजिए। बात होने लगती है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताने लगती है। मुझे लगता है कि कहीं किसी संगठन से जुड़ी है, उनको पार्टी पार्टी से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं चलिए ऐसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेता जी आपका बहुत, साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, रवि आप तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे संकट पर मानवता, संकट ही है ये, मानवता पर संकट है। अगर ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी जहां पर कर्जा चुकाने के लिए एक पत्नी को देह व्यापार की ओर भेजा जाएगा, उसे बेचने का प्रयास किया जाएगा, तो सही में हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचने का विषय है और गंभीरता से सोचने का विषय है। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।